गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बर न साकू, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। जय गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, हर दम हर पल आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपने एक बार फिर से मुझे अपने चूज किया अपनी ब्लेसिंग्स को, डिवाइन सत्संग को शेयर करने के लिए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी की महिमा करने का और सुनने का मौका गुरु जी देते हैं। ये उनके हुक्म के बिना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म से ही हम उनकी महिमा सुन सकते हैं और कर सकते हैं। गुरु जी शुरू से ही कहते रहे हैं कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। तो गुरु जी अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपने जिन ब्लेसिंग से मुझे निवाजा है, जिन ब्लेसिंग से मुझे इतना ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं उनको आपकी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, वैसे तो हम सब जन्म जन्मांतर से ही गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई वो 2002-2003 में हुई। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी मैरिज 1992 में हुई थी। उस टाइम में सिर्फ 22 या 23 साल मेरी एज रही होगी। हम एक सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी में। बहुत अच्छी मैरिज हुई, मेरे पेरेंट्स भी बड़े वेल ऑफ थे और जिस फैमिली में मेरी मैरिज हुई वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के 2 महीने के बाद ही क्या हुआ कि मुझे भी नहीं समझ आया, और ये आज तक किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक 2 महीने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, जबकि मुझे उससे पहले कभी भी कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे। 2 महीने के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई वो था इंडाइजेशन, डायरिया टाइप मुझे हुआ। मैंने नॉर्मल एक फिजिशियन से मेडिकेशन की और 1-2 दिन ठीक निकल गए। उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1-1.5 महीना हो गया, कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा था। तो इन बिटवीन मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को किसी ने गेस्टो बताया, सर गंगाराम का। हम उनके पास गए, उन्होंने मेरे सारे हेल्थ चेकअप हुए। तो ये सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत अजीब सा था कि मेरा हीमोग्लोबिन, जो अच्छा भला एक हेल्दी इंसान है, 6 ग्राम रह चुका था और मैंने वेट भी काफी रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका कोई डायग्नोसिस नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। ये वो टाइम था जब मेरा जो डॉक्टर और दवाइयों के साथ जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत लंबे समय तक चला। अब जब डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ आया तो वो ये कहने लग गए ये आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। पहले उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए, महीनों तक वो एंटीबायोटिक्स देते रहे, नहीं फर्क पड़ा तो वो मुझे स्टेरॉइड्स पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन उन दिनों भी ये था कि मेरा पाठ पूजा कॉन्टिन्यूस चलता रहा। इतने करते 2 साल बीत गए, ये मेरी रूटीन ऐसे ही चलती रही। इन 1995 में मैं एक बेबी बॉय से मुझे वाहिगुरु जी ने ब्लेस किया और 1996 में बेबी गर्ल से फैमिली भी हो गई। लेकिन अभी भी हेल्थ इश्यूज वैसे ही चल रहे थे, कोई फर्क नहीं था। और 2002 में अब अंकल को एक हार्ट स्ट्रोक हो गया और प्रॉब्लम्स ऐसी थी इन बिटवीन कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसमें वो सब तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज तो थे ही थे, फैमिली इश्यूज और प्रॉपर्टी के इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर। लाइफ ऐसी हो गई थी कि जैसे एक मकड़ी का जाला है और आप उसमें फंस के रह गए हो। सब तरह से प्रॉब्लम। बच्चे बहुत छोटे थे, अंकल की भी तबीयत खराब रहने लग गई, कुछ समझ नहीं आता था। तो इन बिटवीन मेरी एक फ्रेंड जाती थी गुरुजी के, तो वो मुझे कहने लगी कि आपको इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां, तो मैं को गुरुजी के यहाँ जाती हूँ। तब गुरुजी की संगत इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत रेयर संगत थी गुरुजी की। तो आप मेरे साथ चलो, क्यों नहीं, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाने हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि गुरु ग्रंथ साहब जी में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, तो मुझे लगता था कि मैं कहीं और जाके मत्था टेकूंगी तो शायद कुछ गलत ना हो जाए।
उस वजह से मैं नहीं जाती थी। और कुछ सच बताऊं तो कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी ऐसी थी जो मुझे अलाउ ही नहीं करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हालात वर्स्ट होते जा रहे थे। ऐसा होता था कि महीने में 15 दिन में एक बार मैं आईसीयू में जाती थी, अंकल और बच्चे बाहर खड़े रहते थे परेशान, और वाइस वर्सा। थोड़े दिनों बाद अंकल चले जाते थे और बच्चे बाहर खड़े रहते थे। उन दिनों में बच्चे बहुत छोटे थे, 3-4 साल के करीब रही होगी दोनों की एज। मैं अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन अपने रेक्टम में लगाती थी। अभी तक भी कोई भी डायग्नोसिस मेरी बीमारी का नहीं आया था। उसके बाद फिर दोबारा 4-6 महीने बाद टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि आपको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक में बेसिकली है नहीं। इसमें इंटेंस टाइम्स में आपके अल्सर्स हो जाते हैं और कोलॉन में भी। तो बहुत छोटी सी एज थी और बीमारी बहुत बड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इन बिटवीन गुरुजी के कॉल बार बार आ रहे थे कि आप आओ आओ आओ, लेकिन शायद मेरा कार्मिक जो अकाउंट था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं वहां जा ही नहीं पा रही थी। और जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज मैंने बताया उसमें ये था कि एक टाइम में मेरे फादर इन लॉ ने जो भी हमारी प्रॉपर्टीज, जिस घर में हम रहते थे, जो शॉप हमारी थी, वो एक टाइम पे उन्होंने अपने ब्रदर के नाम कर दी थी। मींस जिस घर में हम रहते थे ना तो वो हमारा था, ना ही वो शॉप हमारी थी। और मैं सिर्फ अब अपनी हेल्थ को देखते हुए दिन रात बाबा जी से एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी मुझे बस इतनी लाइफ दे दो कि मैं अपने बच्चे बड़े कर पाऊं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे रुल जाने। एनी टाइम बस यही अरदास रहती थी। मेरी मदर भी मेरे लिए गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ रखवाती थी, मेरे लिए अरदास करती थी, बाबा जी मेरी बेटी को ठीक करो। सारी दुनिया की अरदास एक तरफ और आपकी माँ की अरदास एक तरफ होती है, और कहते हैं भगवान को भी माँ की अरदास माननी पड़ती है। मेरी मदर की पुकार गुरुजी के चरणों तक पहुंची, और तब तक डॉक्टर्स की तरफ से ऑलमोस्ट मुझे एक तरफ से जवाब ही था कि अब इनका सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी इतने सालों से कुछ भी नहीं बच रहा था। आप बॉइल्ड राइस वाटर पे हो, दालों पे हो या कुछ ऐसा। तो एक दिन मेरी मदर ने अखंड पाठ साहब लिखवाया हुआ था और हम उसकी अरदास करके वापस आ रहे थे गुरुद्वारा साहब से। गाड़ी से उतरते ही घर के सामने मुझे वो आंटी मिल गई जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के यहाँ जाने की जिद कर रही थी। तब तक मेरी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा, आंटी सोनिया दा की हाल? आंटी कहते ये तो रही। तो वो मुझे देख के बड़ा शॉक सी हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे बच्चे कौन संभालेगा? आज गुरुजी का सत्संग डे है, तो आज ही शाम को तुम मेरे साथ गुरुजी के चलोगे। उस दिन पूर्णमासी का दिन था। मरता क्या ना करता, मुझे लगा शायद अब तो बिल्कुल बात हाथ से जा चुकी है, तो चाहती हूँ शायद कुछ फर्क पड़ जाए। उस दिन हम शाम को 6 या 7 बजे एम्पायर स्टेट्स के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट्स बैठते थे और बड़ा मंदिर बड़े फेस्टिवल्स पे खुलता था, जैसे बैसाखी पे, महाशिवरात्रि पे, लाइक दिस। तो रास्ते भर वो आंटी मुझे गुरुजी की महिमा का गुणगान करती रही और मैं भी सुनती रही। अच्छा लग रहा था गुरुजी की महिमा। जब मैं घर से गुरुजी के लिए चली तो तभी थोड़ा थोड़ा मुझे मेरा ऑरा पॉजिटिव लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो महिमा कर रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा भी लग रहा था और मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा हील फील करना शुरू हो गई। जैसे हमने गुरुजी के एम्पायर स्टेट्स में कदम रखा, गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। इतना तेज, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतना डिवाइन ऑरा कि मैं चाह के भी उनके फेस की तरफ नहीं देख पाई और मेरी आंखें बंद हो गई। हमने माथा टेका, बैठ के शब्द चल रहा था, भाई हरबंस सिंह जगाधरी वालों का, मेरा वालिया साइया रखा चरनांते कोल। शायद वो गुरुजी का मेरे लिए मैसेज था। उस दिन से आज तक गुरुजी ने मेरे परिवार को अपने चरणों में रखा हुआ है और वो हर समय अंग संग रहते हैं। मैं बैठी, आंखें मेरी बंद हो चुकी थी और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। आई वॉज नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रही थी, लेकिन वो पता नहीं कौन सी ब्लॉकेजेस, कौन से जन्मों के ब्लॉकेजेस गुरुजी मेरी क्लियर करने शुरू हो गए। चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद लिया। वो इतना डिवाइन चाय प्रसाद था कि मैंने ऐसी चाय अपनी पूरी लाइफ में आज तक नहीं पी थी। चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह से एनर्जी मैंने अपने अंदर फ्लो होते हुए फील की। बहुत अच्छा लग रहा था कि बस
ऐसे ही सारी जीवन बीत जाए, मैं यहाँ बैठी रहूं आंखें बंद करके और सारा जीवन ऐसे बीत जाए। लेकिन सत्संग 2 घंटे का था, खत्म हुआ। अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी, लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। कारण ये था कि मैंने काफी सालों से ऐसा कुछ खाया ही नहीं था। बहुत बॉइलिंग सा मेरा खाना, बहुत सिंपल सा खाना रहता था और वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था इतने सारे स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी। देख के तो दिल कर रहा था, जो इतना सारा मिर्ची का अचार प्रसाद था, उतना दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, खीर प्रसाद, और सारा ही मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड फूड था, खासकर खीर प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बताई थी, जिसके कारण मैं काफी टाइम से मिल्क प्रोडक्ट्स टच भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने जो आंटी मुझे लेके गई थी 4 लोगों का, जैसे सबको पता है कि वहाँ 4 लोगों की थाली मिलती थी, मैं डर गई और मैंने ऐसे उनको ना सिर हिला दिया कि मैं ये सब नहीं खाऊंगी। आंखों से मैंने उनको मना कर दिया, भाई मेरे तो इतने ही अल्सर फट जाने हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या, चुप करके खा ले, गुरुजी देख रहे हैं, ये तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना तेनू। मैंने भगवान जी को याद किया, वाहिगुरु को याद किया और गुरुजी की तरफ दिखा, तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे और स्माइल पास कर रहे थे। मैंने डर से फटाफट लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया। संगत जी, मानने वाली बात है, जैसे जैसे अंदर लंगर प्रसाद जाता गया, मैंने अंदर से एक बहुत डिवाइन एनर्जी एंड हीलिंग फील की और मुझे खुद बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। कांट एक्सप्रेस दैट एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। मुझे लगा कि मेरे सालों से बीमार शरीर, मन और सोल में एक बहुत सी अलग सी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लंगर प्रसाद लेने के बाद आज्ञा लेने की जब बारी आई तो आंटी जी मुझे गुरुजी के पास लेके गई। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश रखा। गुरुजी ने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई थी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी के चरणों में ही सिर रखने का, और सिर रखे जैसे मैंने मत्था टेका और गुरुजी वहां सिंहासन पर विराजमान थे। हम उनकी चेयर पे एक साइड पे खड़े हो गए। गुरुजी ने को मेरी फ्रेंड ने बताया, गुरुजी देखो मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, एकदम से कहा, जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा। संगत जी, फ्रॉम दैट मोमेंट मेरी लाइफ ने एक बहुत ही सुंदर यू टर्न लिया, जो मैं आगे आपको अपने सत्संग में शेयर करूंगी। और हम छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट से बाहर आए। मेरा ऑरा थॉरली चेंज हो चुका था, एकदम से पॉजिटिव, बिल्कुल एनर्जेटिक। जब मैं आई थी तो मैं बहुत चल भी नहीं पा रही थी, बहुत धीरे धीरे, बहुत वीक से चल रही थी, एकदम निराश, जिंदगी से हताश, हारा हुआ कोई जैसे इंसान होता है, जैसे कोई अपने आप को घसीटता हुआ चलता जबरदस्ती। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग के बाद जब मैं वापस घर आई तो एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही थी। मैं जो संगत मुझे लेके आई थी मैं उनसे भी तेज चल रही थी और बहुत अच्छा फील हुआ। घर आके जब मैंने गुरुजी के बारे में सब सोची जा रही थी और सबको बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने वो चेंजेस मेरे अंदर फील किए, लेकिन सबको विश्वास हुआ। इतने सालों से इतने डॉक्टर्स, इतने महापुरुष, इतने पंडित होंगे, लेकिन इसको एक ही बार वहां जाके भी वहां फर्क पड़ गया। फिर सबने मेरे से पूछा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पूछा था, आपने क्या बताया? मैं क्या, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो बस वहां बैठी थी और शब्द कीर्तन चल रहा था, मैंने बस मेडिटेट किया और अरदास करी और आ गई। तो ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अब गुरुजी ने ऐसा मेडिकल कर दिया था कि हम हर हफ्ते गुरुजी के यहाँ जाने लगे। हफ्ते में एक बार हम जाते ही जाते थे। और संजय जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्रॉपर्टी काफी सालों से, कम से कम मेरी शादी से भी, मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तब से ही वो उनके चाचा जी के नाम थी। और वो प्रॉपर्टी हम जब 2002 या 3 में गुरुजी के गए, 2004 में वो प्रॉपर्टी का भी सारा अपने आप हो गया। वो चाचा जी ने हमारे नाम कर दी, घर भी और शॉप भी। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे और मेरे अंकल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों से जो इतनी फैमिली मीटिंग्स होती थी, इतने लड़ाई झगड़े होते थे जिस चीज के लिए, वो साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के इतने पॉजिटिवली, इतनी शांति से ये सब कैसे हो गया। लेकिन नहीं समझ आया। ये गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। गुरुजी, हम बड़े हैरान थे कि हमने तो गुरुजी को कभी कुछ बताया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, अंकल बीमार है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है। और वो प्रॉब्लम अपने आप एक से एक करते सॉल्व कैसे होनी शुरू हो गई। अब से पहले से मेरी हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी काफी बेटर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि वो रब है, और मानने वाली बात है, वो रब है।
उन्हें हमारे अगले पिछले जन्मों के सारे कार्मिक अकाउंट्स पता होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब तुसी मेरे सामने आंदे हो तो ਤੁਹਾਡੇ सारे वही खाते मेरे अगे खुल जाते हैं। और गुरुजी को हमें बताने की कुछ जरूरत ही नहीं होती कि इसको कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है, वो वही जानते हैं। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं सत्संग के बाद गुरुजी की आज्ञा ले रही थी तो गुरुजी ने ऐसे ही मेरे से पूछा कितों आई तू। गुरुजी बहुत प्यारी पंजाबी बोलते थे। तो मैं क्या गुरुजी मैं तिलक नगर। तो गुरुजी ने स्माइल करके बोला जा फिर ऐश कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने उस टाइम एक मेरे से बहुत दिनों बाद इतनी सी बात करी थी। गुरुजी बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब भी वो बात करते थे उसमें एक ब्लेसिंग्स होती थी और उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग होता था। थोड़े दिनों बाद होली थी, हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। पता नहीं वहां कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था। मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने एक बुक्के और एक रेड गुलाल का पाउच लिया और जब मैं आज्ञा लेने गई तो गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने फिर से मेरे से दोबारा वही सवाल पूछा कितों आए तू। मैंने कहा गुरुजी तिलक नगर तो अब की बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। फिर इत्थे की करदी पई जाके तिलक लगा। तो मैं आई वॉज हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे मतलब बड़े उस दिन गुरुजी बड़े खुश मूड में थे, बड़े हैप्पी मूड में थे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। पर गुरुजी जैसे मैंने पहले कहा कि गुरुजी की हर बात में एक ब्लेसिंग थी और एक बहुत गहरा मतलब था। उस दिन मुझे उनका मतलब नहीं समझ आया और काफी सालों के बाद मुझे पता चला कि ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरा लिए कि हम तिलक तब लगाते हैं जब हम किसी भी चीज पे एक विजय पाते हैं, हम विक्ट्री के लिए तिलक लगाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन हर अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के बाद तिलक लगाने के लिए बोला था और धीरे धीरे मैंने हर प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। रैपिडली हमने ग्रो भी किया। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक होनी शुरू हो गई थी, स्टेरॉइड्स छूट चुके थे। धीरे धीरे अब मैं होम्योपैथिक पे आ गई थी और मैंने जैसे पहले बोला कि मेरी फैमिली, मैं अंकल और बच्चे वंश में भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। और इन बिटवीन गुरुजी ने हमें न्यू घर ब्लेस किया जो कि सुभाष नगर में था। ये 2006 की बात है। हमने 2003 से लेके 2006 आते आते गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ भी ब्लेस कर दी थी। काफी कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके थे। गुरुजी ने घर भी ब्लेस कर दिया था और हम पहले से फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ना के बराबर हो गई थी। गुरुजी के उस ब्लेस्ड होम पे आते ही गुरुजी का एक प्यारा सा मंदिर बनाया जहाँ पर अंकल के शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल में जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी। गुरुजी का वो स्वरूप गुरुजी के हाथों से हमें एम्पायर से मिला था, उनके हाथों से हमें वो ब्लेस हुआ था। इसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और एक दिन मैं जैसे ही अपना जैसे सारे बोलते हैं गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, तो ये सच है, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। जब मैं अपने उस दिन उस घर के मंदिर में बैठी हुई थी तो गुरुजी के एम्पायर सेट में उन दिनों वो शब्द बहुत लगता था, तुम करो दया मेरे साईं। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे वो शब्द लगा हुआ था और मैं बैठी हुई थी, आंखें बंद थी। तो मुझे ऐसे घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, तो मुझे ऐसे लगा उस मंदिर में मेरे अलावा भी कोई है, कुछ हलचल सी हुई। तो मुझे लगा कि यहाँ कौन हो सकता है, शायद मेरा एक भ्रम है, मुझे कुछ गलती हुई है। उस दिन शाम को गुरुजी के जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो प्रोग्राम बना। शायद गुरुजी मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। और जब भी जैसे हम एम्पायर से सत्संग टाइम से काफी पहले पहुंच गए तो उस दिन गुरुजी बड़ी मौज में थे और उन्होंने टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और किचन के बाहर एक कंसोल है, गुरुजी उस पे विराजमान थे। तब तक दरबार नहीं लगा था, मतलब मीन सत्संग शुरू नहीं हुआ था, गुरुजी सिंहासन पर नहीं थे। तो हम जैसे ही बैठे तो शब्द भी वही लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। और गुरुजी बड़े सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। तो जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, लेकिन गुरुजी की तरफ आंखों में आंखें डाल के देखना एक आम इंसान के बस की बात नहीं, तो मेरी आंखें एकदम बंद हो गई और गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि उस दिन उस टाइम सुबह दोपहर को मंदिर में गुरुजी थे। और इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं बताती हूँ कि आपको आगे गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया। जैसे कि मैंने
बताऊंगी कि मेरा सत्संग 3 पार्ट्स में है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो मेरी ब्लेसिंग्स रही, सेकंड पार्ट में मैं अपने बेटे की ब्लेसिंग्स और थर्ड पार्ट में अपनी डॉटर की ब्लेसिंग्स बताऊंगी, और फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो जो रिसेंट सत्संग हुए 2024 में मेरे साथ, वो जब मैंने बोला कि 1995 में मैं एक बेटे से ब्लेस हुई, तो लेकिन उस बेटे को ये प्रॉब्लम थी कि बाय बर्थ ही वाज अस्थमैटिक, बहुत स्वेयर अस्थमैटिक था। उसके हर चेंजिंग वेदर में और सर्दियों में उसको इतना ज्यादा स्वेयर अस्थमा रहता था कि हमें पूरी सर्दी और चेंजिंग वेदर हमारा डॉक्टर्स के पास भी भागते निकल जाता था, खासकर दिवाली और होली का सीजन। मीन सारे फेस्टिवल्स या तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था, नेबुलाइजर देना पड़ता था, और उसके भी उन दिनों काफी स्टेरॉइड चलते थे। लेकिन गुरुजी महाराज की दया से जैसे ही हम उनसे जुड़े, तो सबसे पहला सत्संग जो हमने बड़े मंदिर में अटेंड करना था वो बैसाखी का था, अप्रैल 2003 का सत्संग था वो, 13 अप्रैल 2003 का। तो मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा और मेरी डॉटर, हम बड़े घर से बड़े मंदिर के लिए निकले, और जैसे हम घर से निकले मेरे बेटे को अस्थमा का अटैक हुआ। वो पूरे रास्ते घर से, मतलब तिलक नगर से लेके छतरपुर मंदिर तक हमारे घर का रास्ता कम से कम 1 से 1.5 घंटे का, पूरे रास्ते वो बच्चा खांसता गया। इवन कि इतनी खप उसको आई, इतनी खप आई कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। हम लोग घबरा गए और गुरुजी के मंदिर के पास से हम लोगों को वापस आना पड़ा कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। पता नहीं गुरुजी ने उस दिन उसका क्या कष्ट काटा, वो दिन जाए ये दिन जाए, और घर आते ही उसकी वो कॉफ ठीक हो गई। धीरे धीरे उसका वो अस्थमा अपने आप टाइम के साथ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। उसकी सारी मेडिकेशन बंद हो गई, और जबकि डॉक्टर्स ने इसको बोल दिया था इसका इतना स्वेयर अस्थमा है कि इसको लाइफ लॉन्ग वो इनहेलर लेना पड़ेगा। गुरुजी की महाराज ने इतनी कृपा करी कि उसके वो स्टेरॉइड्स, उसका एंटीबायोटिक्स, जो भी उसके इनहेलर्स थे और नेबुलाइजर्स थे, सारे बंद हो गए। दूसरा सत्संग उसका गुरुजी ने उसको जो न्यू लाइफ ब्लेस करी, जैसे मुझे पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड को एक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाना था, उस दिन उसके पास कन्वेंस नहीं थी, तो मैं उसके साथ चली गई। वो मेरी लाइफ की बहुत बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो ऐसे ही मैंने उसको पूछ लिया, जैसे बंदे को एक क्यूरियोसिटी होती है, जबकि गुरुजी की तरफ से आज्ञा नहीं होती हमें। लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा, तो उसने अपने बिजनेस के बारे में कुछ पूछा, तो उसने बिजनेस का तो नहीं मुझे बताया, लेकिन उसने छूटते ही बोल दिया आपके कितने बच्चे। मैंने कहा एक बेटा और एक बेटी। कहता आपके बेटे की एज 13 ईयर से ज्यादा नहीं है। तो एकदम मुझे गुस्सा तो बड़ा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। घर आके मेरे बहुत ज्यादा परेशान थी, और गुरुजी के यहाँ जाने का सिलसिला था ही बीच में एक बार। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। और हमेशा जब भी हम सत्संग में जाते और मैं मेडिटेट करती हूँ, हमेशा गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती है, अगर गुरुजी कुछ भी ऐसा है तो वो मेरे पे ला देना, लेकिन इस बच्चे को लाइफ ब्लेस कर देना। गुरुजी महाराज की ऐसी दया हुई कि मुझे एक चांदी का लॉकेट ब्लेस हुआ, मैंने उसको पहना दिया। और उन गुरुजी की जब महासमाधि गुरुजी ने ली थी वो 2007 में थी, 31 2007। और मेरी प्रेयर ऐसे चल रही थी कि गुरुजी जो भी है इसका काट दो, मेरे से गलती हो गई, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। संगत जी 5 दिन पहले महासमाधि के 26 मई सैटरडे को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी। उस दिन एम्पायर स्टेट में बहुत ज्यादा रश था, तो हम बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि गुरु जी की तरफ से बच्चों को दरबार में ले जाने की आज्ञा नहीं थी। गर्मी बहुत थी, बहुत टाइम लग गया गुरु जी के दर्शन में और लंगर प्रसाद में, कम से कम 3-3.5 घंटे। तो बच्चे भी गर्मी में परेशान हो रहे, लेकिन हम परेशान तो होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे कौन से कर्म गुरुजी महाराज काट रहे होते। तो उस दिन भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमने लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी से आज्ञा ली, घर आ गए। रात को मेरा बेटा जब सोया तो उसको एक ड्रीम आता है कि जिसमें ही वॉज डेड, जबकि इस जो एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई थी उसके बारे में मुझे, मेरे अलावा और गुरुजी के अलावा किसी को घर में नहीं पता था। मेरे बेटे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो सपने में क्या देखता है कि उसकी अपनी डेड बॉडी देखता है, और देखता है कि दरवाजा खुल के एक कोई घोस्ट मीन्स कोई यम अंदर आया है, जिसने उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाला और लेके जा रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उस कमरे का बाहर निकलने के लिए, तो गुरुजी
पीच कलर, डार्क पीच कलर के चोले में खड़े हुए हैं। उससे वो मतलब वो सारा सपना देख रहा है, उसकी सोल को लेते हैं, उसकी सोल को उसके शरीर में दोबारा से ब्लेस करते हैं, उसको उठा के खड़ा करते हैं और उसकी जगह को ले जाते हैं। और एकदम वो डर के उठ गया, रोने लग गया। एट दैट टाइम वो 11 या 12 साल का रहा होगा, 10-11 साल का, और बहुत तेज रो रहा है कि गुरुजी सपने में आए, वो मुझे जम लेके जा रहा था। मुझे लगा कि एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं था, गुरुजी ने हकीकत में उसको एक न्यू लाइफ ब्लेस करी थी और मैंने उसको सुला दिया। एग्जैक्ट 4 या 5 डेज के बाद मुझे संगत का मैसेज आता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। थर्सडे का दिन था, 31 मई 2007, पूर्णमासी का दिन था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ऐसे लगा सब कुछ खत्म, परले आ गई जैसे। बड़े मंदिर जाना था, बेटे को भी साथ लिया गया, बेटा भी गया। और संगत जी, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस, गुरुजी उसी चोले में हमने अंतिम दर्शन फिजिकली करे जिस चोले में गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम में दर्शन दिए थे और उसकी नई लाइफ ब्लेस करी थी। वो इतना शॉकिंग था, इतना अनप्लेजेंट था कि मैं कितने साल तक ये सत्संग किसी से शेयर ही नहीं कर पाई। लेकिन काफी साल बाद गुरुजी ने हुक्म दिया कि ये सत्संग शेयर करने का, तब मैं ये शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी डॉटर के सत्संग कुछ शेयर करूंगी। 12th में थी मेरी डॉटर, तो उसको डेंगू हो गया था। डेंगू भी बहुत सीवियर था। पहले तो हम मेडिकेशन घर में करते रहे, लेकिन उसके प्लेटलेट्स गिरते रहे। जो लास्ट टेस्ट उसका आया उसमें 15,000 के करीब उसके प्लेटलेट्स रह गए थे। BLK में उसको एडमिट करवाया गया। बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला क्योंकि उन दिनों डेंगू बहुत फैला हुआ था और एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था। डॉक्टर ने उसको बोला कि आप बहुत लेट हो गए आने में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो उसका फीवर नहीं उतर रहा था, 8 से 10 दिन हो गए थे, फीवर उतर नहीं रहा था, प्लेटलेट्स लगातार गिरते जा रहे थे। और डॉक्टर्स ने कहा देखते हैं अब इसको शायद प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद तब ये 2010 या 11 की बात है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो टाइम देना कि बेटी वैसे ही वीक बहुत होती जा रही थी, ऊपर से ये दिक्कत थी। और जिस दिन हमने उसको एडमिट करवाया, उसको 2nd या 3rd डे, जिस दिन उसको सुबह प्लेटलेट्स चढ़ने थे, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा रात को बड़े मंदिर गए उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने। वहां से उन्होंने उसके लिए प्रेयर करी और उनको एक चपाती प्रसाद और उसमें कुछ कड़ा प्रसाद वहां के सेवादार की तरफ से ब्लेस हुआ मेरी डॉटर के लिए। और वो जैसे ही पार्किंग में आए तो एक आंटी उनके पास आते हैं, कहते हैं अंकल आप किधर जा रहे हो? तो ब्रदर के बोला कि राजेंद्र नगर BLK में मेरी नीज एडमिट है, मुझे वहां हॉस्पिटल जाना है। कहते ठीक है फिर मुझे भी ले जाओ, मुझे वहां मेट्रो स्टेशन है राजेंद्र नगर का, वहां उतार देना, मेरा घर उधर ही है। उन्होंने कहा बैठ जाओ। रास्ते भर गुरुजी की महिमा का गुणगान होता रहा। तो बातों में मेरे ब्रदर ने बताया ऐसे ऐसे मेरी नीज एडमिट है और उसका कल प्लेटलेट चढ़ेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, डेंगू था वो कहता। और इतने में मेरा फोन चला जाता है कि बुखार नहीं उतर रहा, बार बार नर्स का वो हॉस्पिटल का थर्मामीटर यूज करना पड़ रहा है, आप अगर मिले तो प्लीज एक थर्मामीटर ले आइएगा। तो वो आंटी कहते हैं क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमें एक थर्मामीटर परचेज करना। वो कहते हैं खरीदन की लोड़ है, मेरी तो अपनी उसकी केमिस्ट शॉप है, मैं आपको ला देती हूँ। तो BLK के पास वो उतरे आंटी और कहीं गए। थोड़ी देर बाद एक उनका शॉप का कुछ था या गुरुजी की क्या महिमा मुझे नहीं पता, एक लड़का आया और उनको वो थर्मामीटर देके चला गया। जब ब्रदर ऊपर आए तो वो थर्मामीटर बेसिकली गुरुजी की एक ब्लेसिंग थी मेरी बच्ची के लिए। और अब मैंने गुरुजी का जय गुरुजी करते उसको प्रसाद खिलाया। उसके बाद उस थर्मामीटर से उसका फीवर चेक किया, फीवर हल्का था। और जब दोबारा उस थर्मामीटर से मैंने बुखार चेक किया तब तक बुखार उतर गया था, मतलब उसके बाद उसको बुखार हुआ ही नहीं। और जो नेक्स्ट उसकी रिपोर्ट आई उसमें उसके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो चुके थे, जो लगातार फॉल होते जा रहे थे, गिरते चले जा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पुकार सुनने का शुक्राना। अपनी डॉटर का नेक्स्ट सत्संग मेरा है 17 मार्च 2020 का, जब ये पैंडेमिक जो था, कोविड स्टार्ट हो चुका था, स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे हलचल हो चुकी थी इसकी। मेरी बेटी एक मेकअप एजुकेटर है और मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो उसको 17 मार्च को जाना था लखनऊ, उनके कोई ब्राइड उसको करनी थी, टिकट्स वगैरह सारी बुक थी।
तो लेकिन पता नहीं जैसे जैसे कोविड की मैं न्यूज सुन रही थी तो मेरा मन अंदर से बाहर नहीं उठा रहा था कि वो वहां जाए। लेकिन कुछ आपके कमिटमेंट्स होते हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वही डॉटर का भी था कि आप उस कमिटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने गुरुजी का 17 मार्च 2020 को छोटा सा सत्संग, जिसमें सिर्फ हम फैमिली के 6 या 7 मेंबर्स थे, रखा। उसमें मैंने उसके ई टिकट्स जो थे उनका प्रिंट आउट करके गुरुजी की गद्दी के नीचे रख दिए और कली गुरुजी आप ही देख लो क्या करना है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका हल मेरे पास नहीं है। 17 मार्च को मेरी अर्जी लगी गुरुजी के चरणों में। 18 मार्च को ईमेल आता है जिसको एयरलाइन से जा रहे थे कि 19 मार्च की फ्लाइट थी। 18 मार्च को रात को ईमेल आता है कि ये कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उसकी जगह कोई भी फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करवाई उन्होंने। तो अगोचर के लिए माई डॉटर नेम अगोचर, उसके लिए बहुत शॉकिंग था। वो कहती किसी तरीके से मेरी कैब करवा दो, कुछ गाड़ी करवा दो, कोई ट्रेन के टिकट्स, लेकिन गुरुजी ने उसको निकलने नहीं दिया। 19 मार्च को उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं जय गुरुजी कर रही थी, मुझे पता था जो भी गुरुजी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। और 20 मार्च को उसने वापस आना था। इतने में कनिका कपूर एक सेलिब्रिटी हैं जिनका लखनऊ में कोविड के रिलेटेड कुछ थे केसेस, मीन्स यूपी में ये चीज हो गई कि हाँ कि, और 20 मार्च को पहले यूपी लॉकडाउन हुआ और 21 मार्च को इंडिया का पूरा लॉकडाउन हो गया। और ये मेरे गुरुजी की महिमा थी कि उसने उस बच्चे को निकलने ही नहीं दिया और कहीं जाने नहीं दिया, घर में सेफली रखा। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। संगत जी टाइम हो रहा है जैसे जैसे, तो मैं अब अपने जो मेरे रिसेंट सत्संग हुए जो 24 में गुरुजी ने मेरे साथ किए मैं वो बताती हूँ। और अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला मेरी तबीयत खराब थी तो बच्चे बहुत छोटे थे। तो 4 सितंबर 2023 को मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी, शी वॉज एंगेज्ड। और 1 जनवरी 2024 को मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग था। और 9 जनवरी को मेरे अंकल की मॉर्निंग में थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, उनको लगता है कि जैसे उनकी एक साइड सो रही है और फेस थोड़ा सा टेढ़ा था। आई एम अ सैलून ऑनर, वैसे मैं नॉर्मली 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम लोग घर से निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या काम था हम लोग नहीं निकल पाए। तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं है आप चले जाओ मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई, मैं नहीं जा पाई। तो मैंने देखा थोड़ी थोड़ी देर में उनका फेस टेढ़ा होता जा रहा है। तो हम डॉक्टर के घंटे 2 घंटे बाद जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक ब्रेन स्ट्रोक था माइनर सा, और उसी टाइम उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और जो भी उनका क्लॉट आया था ब्रेन में, गुरुजी की दया से उन्होंने दोबारा से एक बार फिर अंकल को लाइफ ब्लेस करी और जो क्लॉट आया था वो निकल गया। सारे घर में थे, टाइमली पकड़ा गया। डॉक्टर ने कहा बहुत टाइमली आ गए, अगर ये ज्यादा होता तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद अंकल घर आ गए। अंकल ड्रिंक्स लेते, अल्कोहलिक हैं और ड्रिंक्स लेते थे। तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे इन दिनों में पीछे, तो उनको गुरुजी का कोई ड्रीम आता है, जैसे उनको लगता है कि दरवाजा खुला है और कोई अंदर आया और उन्होंने बोला कि आज के बाद आपने ड्रिंक नहीं लेने। तो उसके बाद अंकल ने कभी ड्रिंक्स लिए भी नहीं। जय गुरुजी।